हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन वैद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली मैं डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। यदि इस पदार्थ का कोई ऐसा गुण हो जिसके वजह से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए, इसके इर्द गिर्द यानी अगल बगल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए, तो उस पदार्थ का वह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा तथा चालन द्वारा। घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, इन सबको डेप्थ में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। किसी पदार्थ को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा तथा चालन द्वारा। और इस प्रक्रिया में किसी पदार्थ को जब हम आवेशित करते हैं, जिसको आवेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: धनावेश तथा ऋणावेश। और जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई परमाणु है, यदि यहाँ पे कोई परमाणु है, इस परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो एक माइनस चार्ज की यहाँ कमी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ से हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पदार्थ पे धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। या आप दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं, किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेकर हम ऋणी हो जाएंगे, यानी कर्जदार हो जाएंगे, यानी निगेटिव हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन देकर धनावेशित हो जाएगा। ओके, सो हम लोग कुछ पॉइंट्स है जो आवेश के लिए जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वैद्युत आवेश आपके समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली वैद्युत आवेश से में भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो पॉइंट से आवेश से जो रिलेटेड है वो आपको क्या याद रखना है। आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम होता है। ओके, और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो ये धनावेशित हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जो वस्तु ऋणावेशित होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और जो एक और पॉइंट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब सजातीय आवेश का मतलब हुआ कि प्लस प्लस, ये दोनों एक जैसे आवेश हैं, इनका चिन्ह समान है तो सजातीय आवेश है, या माइनस माइनस इनका चिन्ह समान है तो ये सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश यानी प्लस माइनस, माइनस और प्लस, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तो ये हमारा नेचर होता है। और एक चीज जो वैद्युत आवेश में जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो पॉइंट है, Q इक्वल टू होता है NE। Q इक्वल टू होता है NE, जहां Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये E का मान होता है, E बराबर। ओके, सो Q बराबर NE, ये एक फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं केवल उस वीडियो में क्वेश्चंस रखूंगा। ये हमारा वीडियो डेफिनेशन ओरिएंटेड है, यानी इसमें हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या पूछे जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम लोग समझते हैं, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कूलाम के नियम का हम लोग यूज क्या, कूलाम का नियम का यूज क्या है, इसका हेल्प किसके लिए किया जाता है, या इसका हेल्प किस लिए लेते हैं हम लोग। तो कूलाम का नियम हम लोग जब कोई दो आवेश रखा हो, जैसे यहाँ पे कोई दो आवेश रखा हो, ये मान लीजिए धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, दो आवेश रखा है, तो इनके बीच में अभी बताया हूं कि इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल लगेगा। तो इन आकर्षण बल के मान को निर्धारित करने के लिए कूलाम ने एक नियम बताया था, और उस नियम को हम देखते हैं वो नियम क्या है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश है, कोई एक आवेश रखा है प्लस का क्यू और यहाँ पे रखा है माइनस का क्यू, दो आवेश है और दोनों बिंदु आवेश है। ओके, और ये आप एक दूसरे से मान लीजिए एक दूसरे से आर दूरी पे रखे हैं। तो जैसे कि मैं अभी बताया हूं कि जब विजातीय आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। तो ये इस पे बल लगाएगा एफ और ये इस पे बल लगाएगा एफ। तो कूलाम के नियम के अनुसार, जो कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये बताया था कि जो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है एफ, उस बल का मान इन दोनों आवेशों के समानुपाती, यानी इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, पहले आवेश के भी समानुपाती और दूसरे आवेश के भी समानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी r थी, उसका वर्ग r स्क्वायर और उसका व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आएगा f इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट लाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 का मान Q दोनों सेम था तो इसलिए आप समझ में। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे कोई आवेश है उसको इसको इन्होंने Q1 माना है, यहाँ पे दूसरा कोई आवेश है उसको Q2 माना है, और इसके बीच जो भी बल लग रहा होगा, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, इन दोनों के बीच जो भी बल लगता है वो F का मान होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, और जहां पे K का मान होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू K का दूसरा मान जो होता है 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। और K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बता दो, एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता होती है, वायु की या निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ओके, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर। इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है रिप्रेजेंटेशन में, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये आपको डायरेक्टली बहुविकल्पी में पूछा जाता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि वैद्युतशीलता क्या होती है, तो किसी पदार्थ का वह गुण या उस किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाए तो उसका विरोध करता है, इसकी माप को बताता है। यदि किसी पदार्थ में हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें, यदि मान लीजिए यहाँ कोई पदार्थ है और इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, अगर इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो इसका विरोध करता है, ये पदार्थ चाहता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना हो, तो जो विरोध करता है उस विरोध का माप बताता है विद्युतशीलता। ओके, सो विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उसके द्वारा विरोध की मात्रा को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और हम मान लो कि प्लस 1 कूलाम का आवेश, जिसको हम लोग एकांक आवेश कहते हैं, 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो इस पे जो बल कार्यरत होता है, इस पे जो बल लगता है, उस बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो डेफिनेशन है एकांक धनावेश अथवा परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी Q आवेश को हम लोग किसी विद्युतीय क्षेत्र में, यदि हम लोग किसी Q आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं, अगर इस पे F बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होता है, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन लिख देंगे, एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई से
प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि एफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो इस पूरे का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका दूसरा एक और मात्रक होता है वोल्ट डिवाइड बाई मीटर अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है, या इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका बीमी सूत्र mLT⁻³ ए की पावर -1। देखिए बीमी सूत्र निकाला जा सकता है, ये क्लास 11th में एक चैप्टर है फिजिक्स में बीमी सूत्र। सो वहां पे ये चीज बताया जाता है। यदि आपको ये नहीं आता है वास्तव में तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बीमी सूत्र पे एक वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान होता है। फिलहाल के लिए तो आपको याद रखना होगा ई का बीमी सूत्र mLT⁻³ ए की पावर -1 होता है। देखिए यदि कोई आवेशित कण है और उस पर विद्युतीय बल F लग रहा है तो F इक्वल टू होता है Q। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। तो यहाँ से F निकालेंगे तो F इक्वल टू Q इंटू E। ये जो फॉर्मूला F का है बल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे देता है और आवेश दे देता है और विद्युत बल का मान पूछता है। तो इसीलिए इसको आप याद रखिएगा कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल टू Q इंटू E होता है। ओके अब देखिए, यदि किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r है तो उसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये K है परावैद्युतांक। ये क्या होता है इसको हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं अगला वीडियो क्वेश्चंस का ही लाने वाला हूँ, केवल क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 k Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां Q क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है, और एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। वैद्युत द्विध्रुव, तो जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे काफी क्लियरली लिखा है, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि आपको समझ में आए तो ठीक, मैं समझाता हूं आपको। यदि मान लीजिए कोई दो आवेश है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस Q आवेश मान लेता हूं और एक को माइनस Q, यानी परिमाण सेम हो, यानी ये Q आवेश हो तो ये भी Q। अगर मैं 5 कूलाम लेता हूं प्लस का तो यहाँ पे माइनस का 5, अंतर समझ में है कि मान समान है, केवल चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पे ये लिखा है, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, प्रकृति मतलब चिन्ह अलग अलग हो, समान परिमाण और विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे हों, यानी थोड़ी दूरी पर रखे हों, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दूरी हो गया R, जैसे ये कोई दूरी हो गया R, तो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि कुछ दूरी पर रखें तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, यानी इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ओके, द्विध्रुव मतलब को क्या, दो ध्रुव है, एक है प्लस और एक है माइनस। उदाहरण के लिए HCl में देखिएगा H पॉजिटिव होता है और Cl माइनस निगेटिव होता है, और ये कुछ दूरी पर अगर हो ये क्या बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है। H2O भी सेम विद्युत द्विध्रुव बना रहा है। तो अब हम लोग से जो एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। कोई विद्युत द्विध्रुव है, जैसे मान लीजिए ये Q आवेश है, यहाँ पे Q है और एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव। अगर कुछ दूरी पर रखा हो, यहाँ पे ये दूरी D मान लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण जिसको हम लोग P कहते हैं, P इक्वल टू होता है जो आवेश से आवेश इंटू उनके बीच की दूरी D। सो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश Q तथा उनके मध्य दूरी D के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू D, यानी ये जो आवेश हुआ, आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है, और दिशा किधर होता है, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। ओके, तो आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, और ये एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q आवेश है तो Q की वजह से कूलाम, और D एक मीटर दूरी होगी तो इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। कुछ फॉर्मूले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से,
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। अब ये अच्छी स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निगमन कीजिए, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निगमन कीजिए। तो ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हूँ, अच्छी स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है। फॉर्मूला के तौर पे आप याद रख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, p क्या है, P इक्वल टू Q इंटू डी, Q इंटू डी जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, डिवाइड बाई आर क्यूब, और आर क्या है, आर बीच की दूरी है। ओके, E इक्वल टू, और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p डिवाइड बाई आर क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। ओके, यदि एग्जाम में आपको याद तो रखने होंगे, आप इसका डेरिवेशन जानते हैं, उसके बावजूद भी याद होना चाहिए, क्योंकि एट इंस्टेंट आपको तुरंत याद आना चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई पृष्ठ रखा है, यानी कोई चीज रखा है जिसका ये पृष्ठ है, ओके, इसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखा क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी मान लीजिए कि ये मान लीजिए पूरा स्क्रीन वैद्युत क्षेत्र है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, यदि मान लीजिए कोई +1 आवेश है और ये इस तरह चल रहा है, ओके, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा विद्युत बल रेखा क्या होता है। तब देखिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यदि ये कोई पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर की तरफ आ रही है और ये लंबवत है, यानी इस सरफेस के लंबवत है, तो यदि इस पृष्ठ के लंबवत कोई विद्युत बल रेखा है, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम, या वोल्ट इंटू मीटर, तथा इसका बीमी सूत्र होता है mL/3 T⁻³ A इनवर्स, और ये एक अदिश राशि है। ओके, सो अब हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है। जैसे पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई इक्वल टू होता है E डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है ए, E डॉट ए, और इसको हम लोग जब दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, जब ये वेक्टर फॉर्म है ये, तो ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का कोण है, जहां फाई वैद्युत फ्लक्स है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तथा ए समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का कोण है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ या एक काल्पनिक पृष्ठ जो किसी आवेश को क्या होता है, जो किसी आवेश को बंद करता है, या यहाँ पे देखिए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। यदि मान लीजिए कोई आवेश है यहाँ पे 5 कूलम, इस आवेश को हम एक पृष्ठ के थ्रू बंद कर दे रहे हैं, एक पृष्ठ पूरी तरह से क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, तो ये जो पृष्ठ कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, और यहाँ पे देखिए जो ये +5 कूलम आवेश है, +5 कूलम आवेश, ये किसी पृष्ठ के द्वारा ढक गया है, उस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किया जाता है, जहां कूलम के नियम के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। तो गॉसिय पृष्ठ का उपयोग आवेश निकायों अथवा आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, जहां कूलम आवेश लगाना कठिन होता है। तो गॉसियन पृष्ठ सिंपली मैं बताऊं तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, यदि कोई आवेश लो और उस आवेश को हम चारों ओर से बंद कर दे रहे हैं, तो वो जिस पृष्ठ से हम लोग बंद कर रहे हैं, उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके, और इसका यूज क्या है, ये क्यों गॉसियन पृष्ठ का फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि इससे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, और कब, जब कूलम का नियम नहीं लगता है। ओके, अब कैसे होता है ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं गॉस का प्रमेय, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉस का प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/E गुना होता है। यानी जो वैद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित, अभी मैंने बताया फाई ई अगर मैं लिखूं तो किसी विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/E का गुणा होता है। यदि कोई विद्युत फ्लक्स फाई है और किसी क्यू आवेश को किसी सरफेस के द्वारा ढक ले रहे हैं और हम कहते हैं कि इसका वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, तो फाई का मान होगा Q इंटू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो फाई इक्वल टू होगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा फाई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, और गॉस के प्रमेय का इंटीग्रल फॉर्म यानी समाकलन रूप होता है समाकलन E डॉट dA इक्वल टू फाई बाई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका हम लोग डेरिवेशन भी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो केवल क्वेश्चंस हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो का मान पता है, एप्सिलॉन जीरो का मान पहले से पता है, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, वैद्युतशीलता है। ओके, तो गॉस का प्रमेय बहुत आसान है, आप बस यही याद रखिए कि जो किसी बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस वैद्युत फ्लक्स का मान होता है जो आवेश को ढक रहे होंगे वो आवेश इनटू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। ओके, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी मैं ऐसे वीडियो डालने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो यहां से देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।